नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और जो सवाल है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण। क्या दिल्ली के ये नतीजे जो भी आते हैं नरेंद्र मोदी का इम्तिहान है, उनके कामकाज का इम्तिहान है? सवाल आपके सामने है। जरूर एसएमएस के जरिए अपनी राय रखिए। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या दिल्ली का दंगल मोदी के कामकाज का इम्तिहान है। विरोधी कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव परिणाम इस बात को तय करेंगे कि जनता ने मोदी के कामकाज को कैसे आंका है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दिल्ली का चुनाव मोदी के कामकाज का सर्टिफिकेट नहीं है। क्या यह परिचायक है उस नर्वसनेस का, या फिर अंदर ही अंदर कहीं पर जो घबराहट है बीजेपी में, इस बात का? इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहां पर मौजूद है। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमने आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने इस बहस में शामिल ना होने का फैसला किया। अब इस बहस की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली में मतदान से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के अखबारों में अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। पिछले 9 महीनों के काम का सबूत, ये बताने की कोशिश कि सरकार यूं ही बात नहीं करती, काम करके दिखाती है। चूंकि ये सवाल भी कहीं न कहीं उठा कि दिल्ली का दंगल मोदी सरकार के कामकाज की परीक्षा है। दिल्ली के चुनाव में जोरदार टक्कर है, इसलिए मोदी की इज्जत भी दांव पर लगी है और उनके सरकार के 9 महीने का कामकाज भी सबूत मांग रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के चुनाव का परिणाम केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज का हलफनामा नहीं है। आपकी स्टोरी बनाने के लिए प्रश्न जायज हो सकता है, लेकिन चुनाव विभिन्न विषयों पर लड़े जाते हैं और रेफरेंडम की कल्पना और चुनाव की कल्पना में अलग है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रचारित कर रही है कि बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सरकार बस कुछ लोगों के हित साध रही है और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब चुनाव में देगी। पिछले 1 साल के दौरान कई बार सरकार बनाए जाने की खबरों और चुनाव कराए जाने की अटकलों के बीच दिल्ली झूलती रही। दिल्ली के अपने मुद्दे हैं, बिना सरकार के चल रहे इस प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं, जिसका केंद्र की सरकार के कामकाज से कोई सीधा सरोकार नहीं है। दिल्ली किसे चुनती है, ये फैसला यहाँ की जनता करेगी और किन किन बातों को ध्यान में रखकर चुनती है, इसका जवाब भी उन्हीं के पास होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली का चुनाव कामकाज से कहीं ज्यादा पिछले 7-8 महीनों की राजनीति पर लड़ा जाएगा। जिसने बेहतर साधा होगा वही पार्टी जीतेगी। आज तक ब्यूरो। और इसी पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आपके पास आते हुए, जो घबराहट आपके नेताओं में दिख रही है, वेंकैया नायडू से लेकर आपके अध्यक्ष अमित शाह जी में, क्या हम ये माने कि बीजेपी में अब एक घबराहट है इस बात को लेकर कि दिल्ली के नतीजे अगर मन मुताबिक नहीं आते हैं तो दोष मोदी जी के सिर ना चला जाए? बचा रहे हैं उन्हें? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि भाजपा में कोई घबराहट नहीं है, बल्कि भाजपा में पूर्ण भरोसा है कि हम 2/3 मेजोरिटी से दिल्ली का चुनाव जीतेंगे। जहां तक हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं कि भाई आपने दिल्ली के लिए क्या किया, यहाँ 1 साल से यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, लेकिन पहला जो बजट आया उसमें हमने दिल्ली की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया और यहाँ इनकम टैक्स में हमने जनता को छूट दी। और जिस तरह से लगातार महंगाई को कम करने का हमने काम किया, पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कहूंगा कि एकदम समाप्त हुई, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, इनिशिएटिव लिया। एलपीजी का जो सिलेंडर है उस पर 600 रुपए कम हुए, 17 रुपए पेट्रोल पर कम हुए, 13 रुपए डीजल पर कम हुए और महंगाई की जो दर है वो निचले स्तर तक आई। कहीं ना कहीं कंट्रोल हमने किया और जो छवि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है श्रीकांत जी, और जो इलेक्शन कमीशन के नियम है उसके मुताबिक अब कम से कम किसी पार्टी को प्रचार जैसी बातें टीवी पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि उसका जवाब थोड़ा सा किस तरीके से दिया जाए, उनको भी गाइडलाइंस आप लोगों को तय करनी चाहिए, क्योंकि आरोप है कि हमने कुछ नहीं किया। और हमारा भरोसा है कि जो 8 महीने का कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। लगता है कि कांग्रेस 60 साल में भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाई कि जो हमने 8 महीने में करके दिखाया है। चलिए, मैं वापस अपने सवाल को रिफ्रेम कर रही हूं। 1 सेकंड श्रीकांत जी, क्या ये जीत या फिर हार नरेंद्र मोदी के कदमों तक पहुंचेगा? क्या ये कहा जाएगा कि अगर जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी और हारते हैं तो फिर कहा जाएगा कि कामकाज पर उनके रेफरेंडम है? देखिए, इसका आकलन तो मीडिया करता है, हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपको तो जो तय करके आपने रखा है वो आप कहेंगे। लेकिन जहां तक हमारा आकलन है, भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। उसका रीजन, क्योंकि 2013 में
हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। 2014 में हमने क्लीन स्वीप किया, पूरी तरह से कांग्रेस और आम आदमी जड़ समेत समाप्त हुई। और अब 8 महीने का हमारा मजबूत कार्यकाल है। एक नरेंद्र भाई मोदी के रूप में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का एक ब्रांड एम्बेसडर इस देश को मिला है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई कहीं कमी रही है जिसकी वजह से हमको पूर्ण बहुमत यहां नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सिर्फ झूठ की राजनीति है, एक तरफ विकास की राजनीति है। तो जनता निश्चित रूप से तय करेगी, जनता जनार्दन है, जो भी जनता तय करेगी वो दिल्ली के मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि आज हर अखबार पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या बीजेपी हार के लिए उनको भी जिम्मेदार मानेगी? लेकिन मैं लौटूंगी उससे पहले मीम अफजल साहब, ये प्रथा तो आप ही की शुरू की हुई है। 10 जनपद को जिस तरह से बचाया जाता था, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो कहा गया कि नहीं नहीं उनको कैसे कह सकते हैं, ये तो कांग्रेस के खिलाफ है। जो भी है, मतलब राहुल गांधी को, सोनिया जी को बचाने के लिए आप लोग भी तो पूरी जान ठोक देते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं अंजना जी कि जब 2014 का रिजल्ट आया था, हाँ, तो किसने AICC में आकर के जिम्मेदारी ली थी? राहुल जी ने और सोनिया जी ने खुद कहा कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं और अपने आप को उन्होंने पेश किया। तो अगर नेताओं के जहन कुशादा होता है, बड़ा होता है, तो वो समझते हैं कि जिम्मेदारी से कभी बचना नहीं चाहिए, बल्कि अगर अवाम का फैसला है तो उसको सद्दिली के साथ, उसको खुश दिली के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए कि अवाम ही इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी एक सेकंड मीम अफजल साहब, जो फैसला ये तो आदर्शवादी बातें हैं जो आप कर रहे हैं साहब। एक सेकंड, ये तो वो आदर्शवादी बातें हैं जो आप कर रहे हैं। एक सेकंड मीम अफजल साहब, ये तो वो आदर्शवादी बातें हैं जो आप कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, हो सकता है राहुल गांधी ने आकर कहा हो कि हमने अच्छा नहीं किया, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कैसे अच्छा करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन क्या कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ये कह पाएगा कि हाँ इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी? बोल पाइएगा आप? देखिए, कोई भी प्रवक्ता, क्या किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, पार्टी जिम्मेदार नहीं है, खाली लीडर जिम्मेदार है। मेरे ख्याल में ये सवाल अपने आप में ऐसा है जो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो कोई प्रवक्ता क्या कोई वर्कर भी नहीं बोल सकता। वो हमेशा वर्कर यही बोलता है कि नहीं हमने किया, और लीडर्स अपना रोल अदा करते हैं और लीडर्स उसको क्लैरिफाई करते हैं जैसे कि किया गया। तो इसलिए हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम तो मेरे ख्याल में होता नहीं है। और मोदी जी कितना बड़ा दिल दिखाएंगे हार के बाद, ये मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि वो भी इतना बड़ा दिल दिखाएं, कहें कि नहीं भाई मेरा चेहरा था, हर जगह पर मैं रहा हूं। हो सकता है वो कहें कि मैं अपनी हार की जिम्मेदारी, कश्मीर में तो उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन हो सकता है दिल्ली में कबूल कर लें अगर हार जाते हैं तो। श्रीकांत जी बड़ा दिल दिखाएंगे? छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, आप तो इतिहास गवाह इस बात का कि मोदी जी ने हर जीत के लिए कार्यकर्ता का आभार प्रकट किया और कार्यकर्ता को ही जिम्मेदार बताया है। तो हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसका भी कार्यकर्ता को ही क्रेडिट जाएगा। नहीं, हार की जिम्मेदारी मैं चाहती हूँ आप दोनों से सवाल बेईमानी है थोड़ा सा। जीत में और हार में बड़ा फर्क होता है। जीत और हार में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकतांत्रिक है फिर पार्टियां, अगर कोई अपने नेता के खिलाफ नहीं बोल सकता। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, इसलिए पड़ेगा। हाँ। मेरा ये कहना है कि इसलिए जो मोदी जी ने कहा कि भाई मैं जिम्मेदार रहूंगा, जो दिल्ली को ये दिलाऊंगा, और किरण बेदी जी ने कल एक इंटरव्यू देकर ये कह दिया कि भाई मैं हारती हूँ, यदि मुझे ठीक से नहीं बनाया जाता तो मैं तो हार्वर्ड जाऊंगी, कैम्ब्रिज जाऊंगी। उन्होंने कल ही अपना टिकट पहले कटवाने का इंतजाम कर लिया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने मोदी जी ने उन्हें चुना और किरण बेदी जी ने कल ही पलायन का रास्ता पब्लिकली अनाउंस कर दिया। मतलब लोग ये चाहते हैं आप हार जाएं, तब भी किरण बेदी जी दिल्ली में हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए साथ में यदि नहीं देंगी तो कल लोग वोट कैसे देंगे? मुझे लगता है इसलिए किरण बेदी भी उससे बड़ी जिम्मेदार होंगी। मोदी जी तो होंगे ही, क्योंकि उन्होंने उनको चुनने में अपनी सहमति दी है। उर्मिलेश जी, नहीं देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का नेतृत्व होता है वो किसी भी चुनावी जीत और हार के लिए जिम्मेदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स का भी रोल होता है, लेकिन लीडरशिप जो है भारत जैसे मुल्क में जहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस और कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी से ज्यादा नायकत्व और महानायकत्व
महत्ता दी जा रही है, जहां किरदारों को और शख्सियतों को महत्ता दी जा रही है, हाँ। वहां शख्सियतें और व्यक्तित्व कैसे कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानकर चलता कि भैया जो हारे तो कार्यकर्ता जिम्मेदार, जीते तो नेता जिम्मेदार। ये जो थ्योरी है, कोई भी पार्टी कहे, उसमें कोई दम नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी, देखिए अंजना जी, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, और हम जीत रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, मुझे थोड़ा एक मिनट का समय दीजिएगा। नहीं, लेकिन आज तो प्रचार मत कीजिए, पीआर एक्ट की धारा 126 के तहत प्रतिबंधित है। हम लोग जीत रहे हैं, इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि अरविंद जी की पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर जाएगी कि वो शाही इमाम साहब से फतवा जारी करा रही है कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ भाजपा के खिलाफ वोट देने। श्रीकांत जी, अंजना एक बहुत संजीदा विषय पर बात करा रही हैं, लेकिन बौखलाट है, डर है। देखिए देश का एक बड़ा चैनल है, वो हो गए, उसकी बौखलाट ये दिखाती है कि इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं। श्रीकांत जी, लगातार कहा जा रहा है लेकिन उन्होंने टुकरा दिया है उसको, के खिलाफ वोट दो, वो तो खुद ही टकरा रहे हैं। कोई नहीं मिल सकता कि भाजपा की यहाँ पूर्ण रूप से 2/3 मतों से जीत हो रही है। एक सेकंड, ठीक है, ये दावे किए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रचार, हाँ एक सेकंड जरा अपने दर्शकों को बता दें, ये मेट्रो में इस वक्त किरण बेदी घूम रही है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। किरण बेदी मेट्रो से आम जनता के साथ आगे बढ़ती हुई। उर्मिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? श्रीकांत जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत मैं उनको प्यार करता हूं, लेकिन मैं उनको बताऊं वो बहुत अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर वो आप आरपी एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की 1951 के सेक्शन 126 को अगर आप देखें, आपके सभी पार्टी नेता उसको देखे हुए हैं, उसके मुतालिक जो आज बहस हो रही है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं कि किस पार्टी में क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या ये कि किसके क्या मुद्दे हैं। देखिए वो आपको मना है, आज आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। आज आप ये बताइए, विश्लेषण कीजिए, आप अपनी उपलब्धियों का बखान आज आप टेलीविजन पर करना ये ठीक नहीं है, और टीएन सेशन होते तो ये देश में नहीं हो पाता। मुझे माफ कीजिए कहने के लिए, लेकिन मुझे ये कहना है कि लेकिन ये भी तो विश्लेषण कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए राजनीतिक स्थिति। लेकिन आज यही स्थिति भी है ना कि शाही इमाम इस तरह के फतवे के साथ आते हैं देश के सामने। का ऐलान इलीगल है, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी तो इस देश में एक्ट का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन भी तो इस देश में उनके खिलाफ कार्रवाई करता नहीं करता, इस पर नजर होती है लोगों की। श्रीकांत शर्मा जी, सवाल सीधा है, और वो ये है कि आपकी सरकार जिस तरह के प्रचंड जनादेश के साथ, लोकसभा में जीत के साथ नरेंद्र मोदी जी काबिज हुए, मोदी लहर, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या ये जो 7-8 महीने रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान का दिल जिसे कहते हैं, खुद भाषण में उस दिन कहा कि शरीर जीत लिया, अब दिल जीतना है, अगर दिल हार जाते हैं तो कहा जाएगा ना कि ये 7 महीने जनता ने आका और कहा कि नहीं, आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। अंजना जी, हम दिल्ली का दिल जीत रहे हैं, और जीतने की कई वजह हैं कि दिल्ली में आज पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने दुनिया के अंदर भारत की साख को मजबूत किया है। भारत का प्रत्येक नागरिक आज अपने आप को स्वाभिमान के साथ कहता है कि भाई हाँ, हमारा सम्मान, मान सम्मान आज हिंदुस्तान में भी है और विदेशों में भी है। इस देश के नौजवान को बहुत उम्मीदें थी कि भाई उसको रोजगार मिलेगा, उसी के लिए देखिए बाहर से निवेश भी आ रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, और वो निर्माण भी यहाँ होगा, तो इससे जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। और एक ऐसी पहली सरकार है जनाब कि 8 महीने में एक दाग सरकार के ऊपर नहीं है, भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं है। लेकिन काले धन वाली बात जुमला कह दिया, अब तो जनता तो परेशान होगी ना इस बात से। सर आपने कहा था काले धन पर, आप देखिए सरकार की कार्रवाई देखिए, 26 मई को सरकार का गठन होता है और 2 दिन बाद ही एसआईटी का गठन होता है, और 26 जून को वो सारे नाम एसआईटी को दिए जाते हैं, और एसआईटी ने सरकार के मतलब सहयोग की प्रशंसा की है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। ठीक है कि भाई इतना लंबा प्रोसेस रहा है, उसमें कुछ कानूनी अड़चन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं, गरीब लोगों के कल्याण के लिए ही उपयोग में आने वाला है, ये भी हमारी कमिटमेंट है, तो वो भी आएगा। हम कई मोर्चों पर पूरी तरह से सफल हुए हैं। लोग हम पर आरोप लगाते थे कि मोदी को अर्थनीति नहीं आती, मोदी जी को विदेश नीति नहीं आती, और दोनों मोर्चों पर हमारी चुनाव प्रचार हालांकि बीते दिन ही थम चुका है शाम 6 बजे, लेकिन दिल्ली की ये जंग दिलचस्प होती चली जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं किरण बेदी मेट्रो में दिल्ली में सवार करती हुई और ये कहती हुई कि अब मैं सहज होकर आराम से घूम रही हूं दिल्ली की जनता के साथ। लेकिन सवाल यही है जो हम हल्ला बोल में पूछ रहे हैं, किरण बेदी मुख्यमंत्री उम्मीदवार जरूर बनाई गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो इश्तेहार आज छपे हैं खास तौर पर अखबारों में, उसमें
बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का, तो क्या दिल्ली में जो इम्तिहान है वो उनके कामकाज का रेफरेंडम नहीं माना जाएगा? जो कुछ महीने बीते हैं उनकी सरकार के, अगर वाकई उस वक्त मोदी लहर थी और कामकाज के पैमाने पर पार्टी ने अच्छा किया होता, सरकार ने अच्छा किया होता, तब तो मोदी लहर और भी प्रचंड होकर बोलती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस इम्तिहान को उनका रेफरेंडम नहीं माना जाएगा? यही वो विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच आपको किरण बेदी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाणी त्रिपाठी भी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। मेट्रो पर सवारी, लोगों के बीच घूमना फिरना, और ये कहा भी है बीजेपी ने कि ये सुशासन और दूसरी तरफ अराजकता के बीच एक इम्तिहान है। तो फिर शासन तो नरेंद्र मोदी जी का ही आका जाएगा ना। एक बार फिर से श्रीकांत जी बड़े फोकस तरीके से इस पर आपसे जवाब चाहते हैं कि अगर ये वाकई सुशासन और दूसरी तरफ अराजकता के बीच में एक इम्तिहान है, तो शासन तो मोदी जी का ही है ना टेस्ट पर। अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आप कोई एनालिसिस करें इसको कि केंद्र सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला है और अभी सरकार के सिर्फ 8 महीने का कार्यकाल समाप्त हुआ है। हाँ। और 8 महीने के कार्यकाल में आप सरकार के काम का आकलन लगा सकते हैं कि सरकार किस गति से चल रही है और किस दिशा में जा रही है। तो मैं मानता हूं कि स्पष्टता से, ईमानदारी से आप पाएंगे कि सरकार से जिन लोगों को भरोसा था, जो उम्मीदें थी, 2014 के चुनाव में जनता ने भरोसा और विश्वास के साथ मोदी जी पर मोहर लगाई थी, तो उनका भरोसा और विश्वास 8 महीने के कार्यकाल में और मजबूत हुआ है। महंगाई आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार, महंगाई पे तो आलोक जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। आलोक जी पूछिए। मैं कहूंगा, मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा इस देश के गरीब आदमी को हुआ है। तो मैं कहूंगा सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो 5 साल के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल जो 8 महीने हैं उससे आप स्पष्ट रूप से आकलन कर सकते हैं कि सरकार ईमानदारी से ट्रैक पर है। जो इकोनॉमी जो हमारी आईसीयू में थी उसको बाहर लाने का काम मुझे किया। लगता है फिर प्रचार शुरू हो गया। अब फिर प्रचार शुरू हो गया। प्रचार से हमें आज बचना होगा, क्योंकि ये श्रीकांत जी वो दावे आपके सही है। एक सेकंड में मीम अफजल से आपसे फिर आपके पास भी आऊंगी। मीम अफजल साहब, ये जो फतवा एक शख्स जारी करता है 1 दिन पहले वोटिंग के, उसको क्यों न सूली पर चढ़ाया जाए? क्योंकि क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए? क्या कोई शख्स इस तरह से फतवा जारी कर सकता है? ये मैं भी मानती हूँ और आप भी कहेंगे कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अंजना जी, फतवा एक मजहबी डिग्री, हाँ अंजना जी, फतवा जो है वो एक मजहबी डिग्री है और वो शाही इमाम साहब वो डिग्री चूंकि नहीं रखते हैं, इसलिए उसे फतवा नहीं कहा जा सकता। वो उनकी अपील हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 ये तो मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं, चूंकि हमेशा जब कोई मजहबी शख्सियत इस तरह की बात करते तो कह देते हैं फतवा है। फतवा इज ए रिलीजियस डिग्री और वो सिर्फ कुछ लोगों को इख्तियार होता है, जिनके पास वो डिग्री होती है वही वो दे सकते हैं। तो इसलिए इमाम साहब के पास वो डिग्री चूंकि नहीं है, इसलिए वो फतवा नहीं है, वो एक अपील है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस अपील के बाद जो आप पार्टी का रिएक्शन आया है उससे साफ जाहिर होता है कि आप पार्टी या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या उसको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। और बीजेपी ने जो रिएक्शन दिया है अरुण जेटली जी ने, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा ऐसा ही गुजरात के जमाने में भी आया था फतवा, तो हमने कहा था कि जो लोग फतवे की मुखालफत करते हैं उनको 100% पोलिंग करना चाहिए उसके खिलाफ। तो ये पोलराइजेशन करने की एक राजनीति है पूरी, इसको समझने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी इसमें पेश है। मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ बैठे हैं हमारे श्रीकांत जी, उन्होंने ही इस चैनल पर सबसे पहले इस मसले को उठाया, जबकि मेरे ख्याल में बहस आपने बड़ी सीरियस शुरू की थी, लेकिन वो लाए ताकि वो चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो, इसको दिखा करके और एक तरह का जो वोट संगठित करने का बाद जिसकी बाकायदा मीम अफजल साहब अपील मीम अफजल साहब मतलब आप अपमानित करते रहे लोगों को, मतलब आप अपमानित करते रहे लोगों को और हम उसका जवाब भी ना दें, मतलब ये तो आप सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मतलब आप फतवे भी जारी करा रहे हैं और हम उसका जवाब भी ना दें, कह रहे हैं कि आप चर्चा में लेकर आए। ये तो सब कॉन्स्पिरेसी तो ये हमारे खिलाफ हो रही है ना इमाम साहब, हमारे खिलाफ अब ये सब षड्यंत्र हो रहा है ना। मतलब जहाँ देश में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है वहाँ फतवे जारी करा रहे हैं और उसमें स्पष्ट लिखवा रहा है कि मुसलमान एकजुट हो जाओ भाजपा के खिलाफ। दोनों लोग मुझे लगता है अगर आप दोनों लोग शांत रहें तो कुछ सार्थक बातें हम लोग भी कह लें। आप जी कृपया माफ करें। देखिए मीम अफजल साहब जो कह रहे थे कि वो फतवा नहीं अपील है, ये बिल्कुल सही है। वो अपील आज नहीं होनी चाहिए, संविधान का ये अपमान है, ये आरपी एक्ट का वायलेशन है, पहली बात। दूसरी बात यह है
कि मुझे शाही इमाम के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन शाही इमाम का अगर पिछले 15-20 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, सियासी रिकॉर्ड, तो वो बेहद संदिग्ध व्यक्ति रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में यह कहने में कोई संकोच नहीं कि शायद वो जानबूझकर आज अपील जारी करने के लिए तैयार किए गए ताकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज किया जा सके और वोटों का दिल्ली में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कराया जा सके। दिल्ली की जनता है, यहां पर कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी दूसरे इलाकों से ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश का यहां शायद उतना असर नहीं पड़ेगा। लोग अपना मन बना चुके हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। शिगुफे से और इस तरह के फतवों से कुछ होना नहीं जाना है। और ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक ध्रुवीकरण की साजिश है जिसमें वे लोग इन्वॉल्व हैं जो तथाकथित अपने को हिंदू राष्ट्रवादी कह सकते हैं, हिंदुत्ववादी कह सकते हैं, या न जाने क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है अंजना जी, पहला वाकया नहीं है ये, पहला वाकया नहीं है। जो बाटला इनकाउंटर में जो शहीद हुए थे मोहन चंद शर्मा, उनका भी अपमान उन्होंने किया था। ये वही लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, जो कश्मीर को पाकिस्तान को देने की वकालत करते हैं और 26 जनवरी का विरोध भी करते हैं और इशरत जहां को और आतंकवादियों का समर्थन हमेशा से करते रहे। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है इस तरह की घिनौनी राजनीति करना, राजनीति के स्तर को इतना तक नीचे तक ले आना। रहीम को आपने रोका क्या? राम रहीम को आपने रोका क्या? गद्दी पर बने रहने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राम रहीम ने, श्रीकांत जी कृपया मुझे माफ करेंगे, राम रहीम का समर्थन लेने से, राम रहीम नाम है ना उनका, आदरणीय राम रहीम जी का समर्थन लेने से आपने इनकार कर दिया होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आज तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है शाही मामले, लेकिन राम रहीम ने राजनीति में धर्म के मंसूबे जाहिर किए हैं। आप धर्म और राजनीति को क्यों नहीं अलग करते हैं? और जिससे अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सुशासन इतना स्ट्रांग है, इतना महत्वपूर्ण उनका काम है, तो फिर राम रहीम की क्या जरूरत पड़ी आपको? एक सेकंड मैं चाहती हूँ एक एक करके बोले। अगर श्रीकांत जी एक एक करके बोलेंगे तो हर कोई एक दूसरे को सुन पाएगा। प्लीज सर्टिफिकेट मिल चुका है। एक सेकंड सर, श्रीकांत शर्मा जी, अगर आज आपको शाही इमाम पर एतराज है, बिल्कुल गलत है ये, कोई ऐसी अपील आज नहीं कर सकता, वो भी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद। और उनकी राजनीतिक जो परिस्थिति रही है, कैसे डोलती रही है चुनावों के इर्द गिर्द हर बार हर चुनाव के साथ, ये भी सब जानते हैं। सवाल ये है कि बाबा राम रहीम अगर सपोर्ट के लिए आते हैं तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, शाही इमाम अगर इस तरह की बात करे तब आप कहते हैं कि ये गलत है। अंजना जी, शाही इमाम साहब का इतिहास है कि वो अपने आप को आईएसआई का एजेंट कहते हैं, अपने आप को पाकिस्तान का समर्थक कहते हैं। वैसे तो बाबा राम रहीम पर सीबीआई के 3 केस चल रहे हैं। वैसे तो बाबा राम रहीम पे 3 केस चल रहे हैं सीबीआई के। साधु संतों का, धर्मगुरुओं का अपमान मत करिए आप लोग। आप गलत बात बोल रहे हो। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एजेंट हूं आईएसआई का। आप उन व्यक्ति के साथ आप साधु संतों की तुलना कर रहे हैं। और मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूं, केजरीवाल साहब की पार्टी के एक नेता हैं जो कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मत कीजिए चुनाव का। आई एम सॉरी, कोई इसको पसंद नहीं करेगा देश में। श्रीकांत शर्मा जी, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं बाबाओं को अपमानित मत कीजिए, तो फिर क्या इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी जो 3 मामले चला रही है बाबा राम रहीम के खिलाफ, उसमें उसके काम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? आखिर वक्त पर दिल्ली जैसे राज्य में भी क्या वाकई धर्म का ही कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है? हालांकि हम नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के कामकाज का रेफरेंडम है, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूं इस पर आलोक जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि एक तरफ खास तौर पर उंगली उठा दी है उर्मिलेश जी ने, क्या इसमें दम है? क्योंकि मुस्लिम वोट में तो अभी तो खींचता है वो कांग्रेस और आप में। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, 77 से इमाम का इतिहास रहा है, शाही इमाम का खास करके, ये उनके पिता भी, वो बराबर इस तरह के दल बदल या जो जहाँ जहाँ कुछ ऐसा होता है उसका उपयोग लोग पार्टियां करती रही हैं। और इसलिए पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी कभी उसका उपयोग किया गया, दूसरे लोगों का उपयोग किया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही घृणित, तो इसलिए सब पार्टियों को मिलकर के इस तरह के जो फरमान है, वो जो अपील है, इसका बहिष्कार करना चाहिए, रोकना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप पार्टी भी चाहती है, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो सबसे अधिक प्रताड़ित है, उसको दुखी, एक तरह से उसका दुरुपयोग है, जो अनजान लोग हैं, अबोध लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से दोनों पार्टियों को मिलकर शिकायत करना चाहिए कि नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये चुनाव के समय में सांप्रदायिक तनाव भड़काना ये गंभीर अपराध है। दिल्ली में जबकि एक जगह दंगे हो चुके हैं
उसके बाद शाही इमाम उसको बांटे और धर्म के आधार पर लोगों को वोट डालने को कहे, ये गंभीर अपराध है और इस पर तत्काल नोटिस लिया जाना चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि श्रीकांत जी की सरकार है, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं दिलवाते हैं? और मुझे क्यों नहीं FIR दर्ज करती है? एक वाक्य में सर, जोड़ूंगा। एक वाक्य का मतलब अच्छा, एक वाक्य। एक चीज मैं ये समझना चाहता हूं कि दिल्ली मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रही हैं, ये भी देख रहे हैं। हाँ। दिल्ली में आमतौर पे माना जा रहा है कि बड़ा एक तबका जो माइनॉरिटी का है वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, तो फिर शाही इमाम से उसको बयान जारी कराने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसका मतलब उसका बयान कहीं और से आया है। लेकिन आप मान रहे हैं कि एक बड़ा तबका दे रहा है, ये भी आपका विचार हो सकता है ना सर, क्योंकि ये तो हर विश्लेषक अपने तरीके से देखता है खबरों को। अफजल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये वही शाही इमाम है ना जिससे पिछली बार सोनिया गांधी के घर पे भी वो मिलने गए थे चुनाव के एक दिन पहले, और फिर फोटो भी खूब दिखाई थी आपने देश को। देखिए, वो फोटो तो आपने दिखाई थी, हमने नहीं दिखाई थी। दूसरी बात ये कि अगर कोई मिलने आता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। और अगर शाही इमाम साहब ने कोई गलत काम किया है तो बाबा राम रहीम के सिलसिले में जो अभी आई है अपील, क्या उसमें भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं, उर्मिलेश जी तो बहुत सीनियर आदमी हैं, पहले आई है और मेरा ख्याल है जड़ तक पहुंच गए हैं। मैंने आपको बताया और शुरू में वो बात कही थी कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या आया है कि फतवे के खिलाफ जो लोग हैं वो 100% पोलिंग करें। इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है। दूसरी अहम बात ये, श्रीकांत शर्मा जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आज हर प्रवक्ता एक स्ट्रैटेजी के तहत इस मसले को उठा रहा है हर चैनल के ऊपर, और ध्रुवीकरण की राजनीति पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। श्रीकांत शर्मा जी जवाब दीजिए। हमारे को अंजना जी, मैं एक बात कहूंगा। अंजना जी, इस देश में लगातार ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये इस समाज को अपमानित कर रहे हैं। राम रहीम ने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट दें। इसमें स्पष्ट लिखा है कि मुसलमान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करें। तो उनको उनके साथ तुलना करना, मैं मानता हूं कि भाई, अरे मीम अफजल साहब सुन लिया आपको, अरे मीम अफजल साहब सुन लिया, आपसे कितना बोलेंगे आप? उनका जवाब सुन लीजिए, ब्रेक लेना पड़ेगा। 2 लाइन में श्रीकांत जी जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज। देखिए, इसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब तक की किसी, जो आप बाबा राम रहीम की बात करें, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, या मुसलमान शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि मुसलमान एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करें। मोदी का दिल्ली टेस्ट, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, 51% लोग ये मानते हैं कि हाँ, ये मोदी के कामकाज का इम्तिहान है, 49% नो। आपका जवाब मैंने बीच में रोक दिया था श्रीकांत जी, 2 लाइनों में अगर जवाब पूरा कर सके। अंजना जी, मैं कह रहा हूं कि जो सियासत हो रही है, ये लगातार देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने कई बार दिल्ली के लोगों को अपमानित किया है। पहले उन्होंने तिरंगा हाथ में लेते थे, भारत माँ की फोटो होती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग थी, उसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण करा रहे हैं, आप पहुंच गए तिरंगे पर। सुन लीजिए अंजना जी, मुझे आपने सबको मौका दिया, मुझे भी दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने इस फतवे से, अरविंद केजरीवाल साहब ने इस देश के नौजवान को अपमानित किया है, दिल्ली के नौजवान को अपमानित किया, जो इस दिल्ली की तरक्की चाहता है। आप सीधा सीधा इसमें कोट करवा रहे हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट करो। ये कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम है। हम फिर चुनाव आयोग के उस नियम का उल्लंघन करेंगे। चुनाव प्रचार आज नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, इसी के साथ सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि धर्म का कार्ड, चाहे वो कोई भी हो, नई राजनीति का वादा करने वाला शख्स या फिर नए चेहरे से उतरने वाली पार्टी, दोनों ही अगर करते हैं तो वो कटघरे में खड़े हैं, और जनता सब देख रही है। आप देखते रहिए आज।